चल। बंद कर। संभाल संभाल के। ये है हमारा टारगेट, समझा? मुंबई पे अलगार। अब प्रिया, गुड मॉर्निंग वाइफ, गुड मॉर्निंग। और रामू जी, राव हो जाओ। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्यों सपना देख रही हूँ? टेल मी वन थिंग, क्या एक हस्बैंड अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुबह की चाय नहीं पी सकता? बिल्कुल। लेकिन बेटी है कहाँ? वो तो कॉलेज गई है। वो ऑफिस में मिलते हैं। ऑलराइट, तो बेटी कॉलेज गई है। आप मुझे बताएंगे कि बेटी वापस कब लौटेगी? कैसे बाप है आप? अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी में इस कदर खोए हैं कि बेटी के कॉलेज का टाइम भी। सही बताओ, तुम मुझे बताओ, एक शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ अच्छा समय क्यों नहीं गुजार सकता? और तुम जानती हो उस देश में क्या हो रहा है, कब क्या हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं। और ये दहशत हर इंसान के दिल और दिमाग में बसी है। कुछ नहीं हो। जिस देश में आप कहते हैं कि मुंबई शहर हादसों का शहर है। कुछ नहीं होगा। I know. जल्दी पंडित जी, ड्यूटी पर जाने को देर होता है। बस हो गया, कुंडली तो मैंने देख ली, जरा सा आपका हाथ देख लूं। सब कुशल मंगल? कुशल मंगल तो है यजमान, पर आपके मंगल पर शनि की वक्त दृष्टि दिखाई दे रही है। ये एक चिंता का विषय है। आधा दिन तो गुजर गया, आज की रात भी शांति से गुजर जाए तो बेहतर है। कल से आपका समय तो बहुत बलवान है, पर आज थोड़ी सावधानी की जरूरत है। आज 3 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। एक तो भावुक न हो, दूसरा सतर्क रहें, तीसरा कोई भी रिस्क का काम न करें तो ज्यादा बेहतर है। आज मुझे आपकी हस्तरेखाओं में कोई अनहोनी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी, हमारा हर पल अपने कंधे पे एक अनहोनी लिए खड़ा होता है। हम उस अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। हमारी जिंदगी का हर लम्हा एक आंधी की तरह होता है। हम उस आंधी में चिराग जलाने की हिम्मत रखते हैं।
मैं तो कहती हूँ आज एक दिन की छुट्टी लेकर आप घर It पर is ही not बैठिए। possible. अहो पर तुला माहिती आहे ना, I don't believe in all this. अहो पर तुझं मान ठेवासाठी बसलो मी इकडे. बरं येतो मी. अरे कुठे आहेस रे तू? अरे घरीच आहे यार. बरं एक काम कर, जरा हेड ऑफिसला ये, मला तुझ्याशी अर्जंट बोलायचंय. बरं येतो मी. नमस्ते पंडितजी. आयुष्यमान भव. अहो संध्याकाळी भेटूया. कुंकू. गेल्या 4 दिवसापासून बघते आपला जिप्सी रात्रंदिवस रडतोय. हे असं काही होत नसतं कुंकू लाव. नहीं, माझी आजी म्हणते हम्म. जिस घर में कुत्ता रोता है वहाँ जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होती है. ऐसे कुत्ते बिल्लियों के रोने से अगर अनहोनी होने लगे ना तो हो गई बात. कुंकू लाओ. That's it. Thank you. Yo. मेरा ख्याल है कि हमारे लड़के अब तक पॉइंट ए पर लैंड कर चुके होंगे। नकवी, पहले हर मुमकिन तरीके से इन्हें खौलाइए। खून है, क्या देर लगती है बहाने के लिए। लड़कों से गुफ्तगू के वक्त सरफरोशी का यही अंदाज होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, जरा गौर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैफा हलूका? हाल तय्यबुन। कहाँ तक पहुँचे नंबर 10? बस काफिरों की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं हुजूर, और आपके मंसूबे के मुताबिक अमल पैरा है। नंबर 5 और नंबर 6 को सीएसटी के लिए रवाना कर दिया है। नंबर 3 और नंबर 4 को ओबराय होटल भेज दिया है। और हमारा शहर कहाँ है? जवान का शहर कहाँ है? आपका शेर मेरे सामने खड़ा है, और आपके शेर को नंबर 9 के साथ नरीमन हाउस भेज रहा हूँ। नरीमन हाउस पहुंचकर आपका शेर यहूदी और काफिरों का खून पी जाएगा, और मैं नंबर 1, नंबर 2 और 3 और 7 को लिए होटल ताज के लिए रवाना हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिदाइन इस्लाम फतेह के करीब है। आफरीन है तुम पर, अरे आफरीन है तुम पर कि तुम 10 मुजाहिदीन इस्लाम खुदा के रास्ते पे चल पड़े। लेकिन याद रहे कि तुम्हारा हर एक पल तुम्हें तुम्हारे फर्ज की याद दिलाता रहे। याद रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काफिरों को नीच तो नाबूद कर देना जिहादियों का फर्ज है हुजूर, और फिर
आप ही ने तो कहा था अल्लाह जिहाद करने वालों के साथ है। अल्लाह वादा कर रहा है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुजूर, आपका और मौलाना साहब का सिखाया हुआ यही सबक सीने में लेकर हम जिहादी ये मुहिम सर करते रहेंगे। इस जिहाद में अगर तुम जिंदा वापस लौटे तो जमात तुम्हारी राहों में पलके बिछाए तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। इंशाअल्लाह मौलाना, इंशाअल्लाहुल अजीज। फतेह का ताज तुम्हारे सरों पर होगा। यकीनन मौलाना लखवी साहब, यकीनन। कामयाबी तुम्हारे पांव चूमेगी। लेकिन अगर तुम लड़ते लड़ते अगर तुम शहीद हो गए तो अल्लाह खुश होगा और खुदा तुम्हें जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। और उस जन्नत को पाने के लिए हम हिंदुस्तानियों के सरों का मीनार बना देंगे, हिंदुस्तानियों के खून का दरिया बहा देंगे, होटलों में सड़कों पर दहशत होगी। और हुजूर, मैंने नंबर 5 और नंबर 6 को भी समझा दिया है। CST रवाना होते वक्त जिस वक्त तुम टैक्सी के अंदर सफर करो तो याद रहे टैक्सी से उतरने के बाद किसी को भी तुम्हारी बू तक नहीं आनी चाहिए। और इसलिए टैक्सी में बैठते ही अपने सबूत को मिटा देने का सामान भी कर डालो। खुदा हाफिज मौलाना साहब, खुदा हाफिज। शहर हादसों का शहर है। टैक्सी में एक ताकतवर बम फट पड़ा। रास्तों पर लोगों के खून से भरे लोथड़े बिखरे पड़े हैं और टैक्सी केवल एक मलबे का ढेर बनकर रह गई है। बाबा कुठे आहात तुम्ही? मला खूप भूक लागली आहे। अरे हॅलो बाबा हॅलो, भूक तो मला सुद्धा लागली है। आज आप वहाँ नहीं बैठेंगे, आज आप मेरे पास बैठेंगे। इट्स माई ऑर्डर। ऑर्डर इज ऑर्डर। यस मैम। कम ऑन। या यस ओके। और सुनिए, आज पहला आने वाला मैं आपको खिलाऊंगी और दूसरा आप मुझे। ओके बेबी, एज यू से। या पहला आने वाला मैं तुम्हें। मैं आपको। ऑलराइट, एज यू से। या वेरी नाइस। अच्छा पका दे तुम्हारी माँ। ऑलराइट, नाउ माय टर्न। बेबी कम ऑन। एक मिनट। या Hello? What? Yeah? Alright, I know that. ठीक है, मैं CST पहुंचता हूँ।
अभी हमारे बच्चों में वो जुनून और वलवला तो कायम है ना? उनकी बातों से मौलाना सरफरोशी की महक तो आ रही थी। और मौलाना वो तो जीन जदीन हथियारों से लैस है। जंग हथियारों से नहीं जीती जाती, जुनून से जीती जाती है। दीवानगी की जरूरत पड़ती है उसमें। हमारे बच्चों में वो जुनून और दीवानगी का उबाल होना बहुत लाजिम है। आप मुतमईन रहिए मौलाना, अकीदत की चिंगारी सुलग चुकी है, बस शोला बनने की देर है। शोला नहीं चाहो दियावर, हमें एक आतिश फिशां की जरूरत है। मौलाना, नुसरत खान ने फरमाया है कि नौजवानों की मश्क और रियाज के मुआयने की जहमत फरमा लीजिए। भाई मुआयने की शदीद जरूरत है, आए मुलाहिजा फरमाएं।
बैठ जा यहूदन, बैठ जा। धमाकों से दहल उठी है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के माहौल में अचानक मशीन गन की आवाजें गूंज रही है। माहौल में मासूम इंसानों की चीखों से एक कोहराम मचा हुआ है और लोगों में भगदड़ मच गई है। और दूसरी तरफ से ये भी खबर आई है कि कोलाबा के एक होटल कैफे लियोपोल्ड में अचानक 2 आदमी AK-47 लेकर घुस गए हैं और वहाँ बैठे हुए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। लोगों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जिनमें से कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। लियोपोल्ड कैफे के फर्श पर इंसानी खून बह रहा है और वहाँ का फर्नीचर तहस-नहस हो चुका है। CST और लियोपोल्ड कैफे में हमला करने वाले और गोली चलाने वाले ये लोग कौन है? क्या ये कोई गैंग वॉर है या ये किसी डॉन के शूटर्स है? ये अभी तक एक रहस्य की बात है। CST पर अचानक AK-47 से ये हमला किसी की समझ में नहीं आ रहा, ना ही पुलिस के और ना ही पब्लिक के। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत जल्द इस राज का पर्दाफाश करेंगे। रास्तों पर लोगों का हुजूम और माहौल में एम्बुलेंस और पुलिस वैन की आवाजें गूंज रही है, तो उधर CST में भी मासूम इंसानों की आवाजें गूंज रही है। पहले CST में फायरिंग, फिर पार्ला में टैक्सी बम धमाका और अब मुंबई पे एक कहर और टूट पड़ा है। होटल ताज भी गोलियों की आवाजों से गूंज उठा है। होटल ताज की खिड़की और दरवाजों से बेगुनाह इंसानों की चीख और पुकार सुनाई दे रही है।
कौन है लोग जो CST और ताज में बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं? आखिर इस फायरिंग के पीछे क्या राज और क्या मकसद छिपा है? CST फायरिंग अपनी उफान पे है। उधर पार्ला में टैक्सी बॉम्ब ब्लास्ट, फिर होटल ताज में जबरदस्त गोलीबारी, और अब ये देखिए, ये नरीमन हाउस से गोलियों की आवाजें और इंसानों की चीखें सुनाई दे रही हैं। नरीमन हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन बेबस मौजूद। मुंबई सिलसिलावार हमलों की चपेट में। ये हमले हो रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज, नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल में। कौन है ये भेड़िए जो धरती की मांग में खून का तिलक लगा रहे हैं? कौन है ये दरिंदे जो अपने जिस्मों पर इंसानों का चेहरा लगाए मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं? क्यों मुंबई की ये रात खून उगल रही है? कहीं किसी माँ की गोद उजड़ रही है, तो कहीं किसी का सुहाग बारूद की भट्टी में झुलस रहा है, तो कहीं बच्चे अनाथ हो रहे हैं। मासूम बच्चों और औरतों की लाशें CST के सीने पर लावारिस पड़ी हुई हैं। अल्लाह मुजाहिदो, बच्चा लोग, आपका जुनून, आपकी दीवानगी में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कुताही नहीं होनी चाहिए। याद रखना, हमारे इस पेशे में थकना मना है। जब भी थकने की जुर्रत करो तो अपने अंदर जुनून उठा के लाओ, जुनून उठा के लाओ। हाँ, चारों तरफ लाशें बिछनी चाहिए, लाशें, बस लाशें, और कुछ नहीं चाहिए, बस लाशें। मौलाना बैतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम होटल ताज पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन जारी है। शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चा लोग, ये बताओ कि जब तुम लोग ताज में पहुंचे तो वहाँ किसी को शक तो नहीं हुआ? ही नहीं, किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। मुझे तफसील से रुदात बताओ। नंबर 10, आपके मंसूबे के एन मुताबिक अपने अपने कंधों पर हथियारों के बैग्स लटकाए हम होटल ताज के एंट्रेंस में दाखिल हो गए और लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही हमने अपने अपने थैलों से AK-47 निकाली और तैयार हो गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर जाकर रुकी। लिफ्ट के बाहर 3 काफिर खड़े थे। मैंने अपनी AK-47 से तीनों काफिरों को फी नारे जहन्नम बना डाला। मरहबा मरहबा नंबर 10, मरहबा। आका उसामा बिन लादेन का ये जानशीन खुश होकर तुम्हारे हक में दुआ गो है। आगे बताओ फिर क्या हुआ? फिर मैं और मेरे साथी काफिरों की लाशें बिछाते, काफिरों को मारते, एक सूट रूम के अंदर घुस गए। सूट रूम के अंदर ठहरे हुए तमाम काफिरों को
मारकर हमने बाथरूम में डाल दिया। शाबाश नंबर 10, शाबाश। देखो जिहादियों, तुम्हारे पास हथियारों का जखीरा है, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल सही तरीके से करना बच्चा लोग, सही तरीके से, समझे? आप इत्मीनान रखिए मौलाना बैतुल्ला, हमारे पास हथियार भी बेशुमार मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल भी सही तौर पे किया जा रहा है। आप लोग हथगोलों का इस्तेमाल भी तो कर रहे हो कि नहीं? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन आप हमारा इत्मीनान रखिए, जैसे हालात होंगे हम हथगोलों का भी इस्तेमाल करेंगे। हमको चारों तरफ लाशें चाहिए, यही हमारा ख्वाब था। चारों तरफ काफिरों की लाशें बिछा दो। खुदा हाफिज। दहशत और आतंक का ये नाग मुंबई शहर के सुकून और शांति को डस रहा है। ये बारूद और लावा क्या मुंबई को भस्म कर देगा? गोलियां चलाने वाले हैवान बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। ताज होटल उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। आप देख रहे हैं ताज की दीवार और खिड़कियों से आग उगल रही है, मशीन गनों की आवाजों से दहल रही है और इस सच की कोख में एक और सच पल रहा है, और वो सच ये है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। एक ही समय में मुंबई के चारों ठिकानों पर आतंकी षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुंबई पुलिस की एक बेबसी का कारण तो समझ में आता है, और वो ये है कि अगर मुंबई पुलिस आतंकियों पे हल्ला बोल देती है तो अंदर बंदी बनाए गए लोगों को आतंकवादी मौत की घाट उतार सकते हैं। पर अब देखना ये होगा कि पुलिस का सब्र और इंतजार आखिर कब तक, कहीं देर न हो जाए। एक तरफ आतंकी आंधी सीएसटी ताज नरीमन हाउस में मौत का तूफान मचाया है, तो दूसरी तरफ यहाँ ओबरॉय में दहशत का अजगर मासूम लोगों को निगलता जा रहा है। कई लोगों को आतंकियों ने ओबरॉय में बंदी बना लिया है। जुल्म और तबाही का ये सैलाब ओबरॉय में भी उमड़ पड़ा है। यदि पुलिस ने जल्द ही इस आतंकी सुनामी पर काबू नहीं पाया तो इस होटल की सारी इंसानियत दम तोड़ देगी।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फायरिंग करने वाले आतंकी केवल 2 है, जिनके हाथों में AK-47 है और पीठ पर कैरी बैग लटक रही है। मुंबई पुलिस अपनी जान हथेली पर लेकर उन पर हल्ला बोल रही थी कि अचानक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो CST से गायब हो गए। जी हाँ, सड़कों पर मासूम इंसानों की लाशें बिछाकर ये आतंकवादी फरार हो गए। अब मुंबई पुलिस हैरान है कि इनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये 2 आतंकवादी मुंबई के किस इलाके में अपनी दहशत का तांडव रचाएंगे। इसका जवाब किसी के पास नहीं। कोई नहीं जानता कि इन आतंकवादियों की अगली खूनी वारदात कब और कहां होगी। का हिसाब दुश्मन साहब।
बैठ अंदर। हेलो हेलो सर, सावंत सर, मी हवालदार शांताराम बोलतो. मुंबई पोलीस आणि एटीएसचे किल्ले गेले हो. ये खूनी रात अपना खूनी सफर तय करती रही और 3 अहम जिंदगियों को मौत की आगोश में नींद आ गई. उनके साथ 4 और हवलदार भी शहीद हो गए हैं. इन महान अफसरों को शहीद करने के बाद ये 2 आतंकवादी उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए और वहां लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते चले जा रहे थे. मुंबई के रास्तों पर ये दोनों दरिंदे आखिर कब तक खून का दरिया बहाते रहेंगे? आखिर कब तक? अल-हज़्मतुल-लीला नंबर 10, तुम तीनों को आज का सवाब मिलेगा. उन तीनों इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मारकर तुम दोनों ने अपने जिहाद को और भी मजबूत बना दिया है. अपना जिहाद जारी रखो, अपना जिहाद जारी रखो. मशीन गन बंद नहीं होना चाहिए. खून डालो सबको. अल्लाहू अकबर. या अल्लाह मदद.
घंटों से आग और खून उगलते दो खूंखार आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर कामा अस्पताल तक एक कोहराम मचाते रहे। आखिरकार पुलिस और पब्लिक ने उन्हें धर दबोचा। इनमें से एक मारा गया, लेकिन दूसरे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का एक जाबाज हवलदार तुकाराम एक आतंकवादी पर टूट पड़ा और अपनी जाबाजी से तुकाराम ने उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया और बारूद उगलती AK-47 को अपने सीने पर लेकर कई बेगुनाह इंसानों को मरने से बचाकर तुकाराम देश की राह में शहीद हो गए। हवलदार तुकाराम की जाबाजी और देशभक्ति को सत सत प्रणाम। इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मुंबईकरों ने भी अपनी जाबाजी का प्रदर्शन जमकर किया। इसलिए इस जिंदा आतंकवादी को पकड़ने का श्रेय पुलिस के साथ साथ मुंबईकरों को भी जाता है। इस एक आतंकवादी के जिंदा पकड़े जाने को मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। इस आतंकवादी के पकड़े जाने से इनके नापाक इरादे और नापाक साजिशों का पर्दाफाश होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बकायदा एक रणनीति, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक साजिश रची और इस साजिश के सच्चे से सीधे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जा रही है। मुट्ठी भर धूल की औकात रखने वाला पाकिस्तान आसमान जैसी हैसियत रखने वाले हिंदुस्तान को फिर ललकार रहा है। पाकिस्तान ने हर बार दोस्ती की आड़ में हिंदुस्तान के पीठ पीछे छुरा भोगता रहा है। वैसे भी विश्व में पाकिस्तान की सियासी हैसियत एक आतंकी देश की वो कर रही है। पाकिस्तान ISI, जमात-उद-दावा, अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसी आतंकी जमातों को पनाह देते रहे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी ISI या जमात-उद-दावा का एजेंट है। ये एक ऐसा गवाह है जो पाकिस्तान की इस नापाक साजिशों को बेनकाब कर सकता है। ये उस शख्स को बेनकाब कर सकता है जो इस साजिश का मास्टरमाइंड है। इस आतंकवादी का मुंह खुलवाने और इनके नापाक इरादों का राज उगलवाने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस ने एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर अजीत निम्बालकर को सौंपी है। कहते हैं इंस्पेक्टर निम्बालकर के काम करने का तरीका बड़ा ही निराला है। उनकी लाइन ऑफ एक्शन के आगे पत्थर भी बोलने लगते हैं। अब देखना ये है कि इंस्पेक्टर निम्बालकर के सामने ये आतंकी पत्थर कब और क्या बोलेगा। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? मौत का कोई नाम नहीं होता। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? लगा ताज होटल फोन, वहां पर भी मैं ही हूँ और वही कर रहा हूँ जो CST पर किया था। सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान। अरे तेरे हिंदुस्तान का वजूद खत्म कर देंगे, मिटा कर रख दूंगा तेरे हिंदुस्तान को। हरामजादे! मैंने कहा तेरे हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। क्या कहा हरामजादे? मैंने कहा तेरे हिंदुस्तान को अपनी एड़ी के नीचे। सर, हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ू। सर, लेकिन सर, उसका मिशन पूरा हो चुका है। वो मरना चाहता है, इसीलिए तुम्हें उकसा रहा है। वही एक जीता जागता सबूत है। अगर वो मर गया तो सब रिलैक्स। समझाओ ऑफिसर, हम जैसों को मौत का खौफ नहीं होता। यही समझा रहा है। बेशक नंबर 5 छाहब की गिरफ्तारी हमारे लिए दावते फिक्र जरूर है, लेकिन मौलाना आप फिक्र ना करें। खतरे की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शहाब हिंदुस्तानी राख में दबी हुई वो चिंगारी है जो जरा सी हवा लगने पर हमारी शनाख्त को, हमारे वजूद को दुनिया के सामने ला सकती है।
अगर पाकिस्तान के सियासी सांपों ने शहाब जैसे छछूंदर पर मुंह मारा तो ना तो कुछ निकलते बनेगा ना कुछ उगलते बनेगा। लेकिन मौलाना, पाकिस्तान अपनी सियासती रोटियां तो आपकी जमात की आंच पर ही सेकता आया है और यहाँ की हर सियासती जमात आपकी कदमपोश है, आपसे इंतराफ नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सरकार दो गली सरकार है, दो गली सरकार है। जब यूरोप का दबाव इनके ऊपर पड़ेगा तो इनके हाथ सीधे हमारे गरेबान तक भी जा सकते हैं। तो आप ये बताइए मौलाना, क्या किया जाए? अब सांप को अपनी कचली बदलनी होगी। अब हमको अपनी शनाख्त के ऊपर एक नया लेबल लगाना होगा, नया लेबल। ये ऐलान चारों तरफ कर दिया जाए कि इस तंजीम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इस तंजीम से हमारा। अब हमको अपने जिस्म पर एक नया चेहरा लगाना पड़ेगा, एक नया चेहरा। या अली मदद! रात भर मुंबई के माथे पर बारूद और खून रेंगता रहा। जब सुबह आई तो अपने दामन में आग और शोले ले आए। आप देख रहे हैं ताज की दीवार और खिड़कियों से शोले झांक रहे हैं। AK-47 की दहाड़ों से गूंज रही है। ये धुएं के बादल ताज को अपनी आगोश में ले रहे हैं। इस धुएं और आग में कई मासूम बेगुनाह इंसानों की चिताएं जल रही हैं। ताज होटल की बेरहमी, फायरिंग, धमाका और आबाद। पुलिस और फायर ब्रिगेड अभी तक काबू नहीं पा सके हैं। कुछ लोगों को आतंकवादियों ने होटल में बंदी बना लिया।
अनुमान लगाया जा रहा है कि CST नरीमन, ताज और ओबेरॉय पर हमला करने वाले टोटल 10 हैं। जी हाँ, 10 दानव हजारों बेगुनाह इंसानों को अपनी शैतानियत का शिकार बनाते जा रहे हैं। मुंबई पर ये आतंकी हमला एक जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आप देख रहे हैं नरीमन हाउस की गलियों में फौजी कमक गश्त कर रही है। नरीमन में छुपे आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। रात कयामत ढाती गुजर गई और फिर निकला दिन जो आग उगलते हुए गुजर गया। और फिर आई और एक रात, वो भी बारूदी लावा उगलते और लाशों के ढेर बिछाते। मुंबई के अस्पताल लाशों और जख्मियों से खचाखच भरते जा रहे हैं। मिलिट्री की गाड़ियां ताज, नरीमन और ओबेरॉय में उमड़ पड़ी है, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। जिंदा पकड़े गए आतंकवादी ने नार्को टेस्ट में अपना नाम साहब बताया है, अख्तर अमीन साहब, और वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान में ये जिन लोगों के लिए काम करता था, अपने उन आकाओं का नाम बताने से पहले साहब बेहोश हो गए। उधर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए साहब के केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर निम्बालकर ने साहब की पहचान कराने के लिए उन लोगों को अतर रोड जेल में बुलाया है जो फायरिंग के समय DST में मौजूद थे। कड़े पहरे के साथ आज अतर रोड जेल में साहब की पहचान करवाई जाएगी। कि तुम जैसा एक मुसलमान इतना बड़ा शैतान हो सकता है। आज तुझ जैसे मुसलमान की वजह से दुनिया के सारे मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए हैं। तेरी इस गंदी हरकत से आज हर एक मुसलमान टेररिस्ट समझा जा रहा है और इसे जिहाद कहता है तू? वो कौन मौलाना था? वो कौन से मदरसे की तालीम थी कि इंसानियत का खून बहा के इसे जिहाद कहता है तू? अरे इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम करके तू जैसा शैतान अपने आप को मुसलमान कह रहा है। और अगर यही तेरा मजहब है तो ऐसे मजहब पर हम हिंदुस्तानी मुसलमान लानत भेजते हैं। लानत। क्या बिगाड़ा था हम हिंदुस्तानी ने तेरा? क्या बिगाड़ा था? किस कुरान में तूने पढ़ा था? ये मिसेस डिकोस्टा, इसका 7 साल बेटा, ये मिसेस वर्मा, इसका पति, और ये वामन, उसका पिता, इन सबको गोलियां मार दो तो तुझे जन्नत मिलेगी। अरे क्या बिगाड़ा था हमने? इस हदीस में तूने पढ़ा था कि मेरे शौहर को उसका सीना गोलियों से छलनी कर दो, उसे मौत के घाट उतारो तो तुझे सवाब मिलेगा। क्यों किया तूने ये सब? क्यों किया? क्यों मुझे बेवा बनाया? क्यों किया? आप लोग जा सकते हैं।
साहब, आज सुबह तुमने कागज और पेन मांगा था, कुछ लिखना चाहते हो? अम्मी को खत लिखना चाहता हूँ। ओह, लिखा क्या? हाँ। तो फिर उन तक पहुंचाना नहीं चाहोगे? कौन पहुंचाएगा उसे? मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन सर, खत पहुंचाने के लिए पता जरूरी होता है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है क्या? पता लिख कर दे दो ताकि तुझे मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए, मेरे खानदान का पता चल जाए तुझे। ए ऑफिसर, तेरी कोई भी चालाकी और तेरा कोई भी कानूनी पैसा तेरे काम नहीं आने वाला। क्या करेगा तेरा कानून? क्या मार देगा मुझे? तोड़ेगा? और तू क्या करेगा? तोड़ फोड़ की बहुत ट्रेनिंग ली है मैंने, जाबाज और सरफरोश हूं मैं, पत्थर हूं मैं। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन्हें तराशा जाए तो खुदा हो जाते हैं, लेकिन तुम एहसास के अंधे और बहरे पत्थर हो। पत्थर ही तो हो तुम, और तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे जैसे पत्थरों की कोई कमी भी नहीं। तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह पे जो पत्थर है उससे कोई नहीं तोड़ पाया। मैं तोड़ना भी नहीं चाहता। अक्सर हम खबरें सुनते रहते हैं, कोई सुन्नी AK-47 लेकर किसी शिया की मस्जिद में जाकर नमाजियों पर गोलियां चला देता है, या फिर कोई शिया अपने ऊपर बम लगा सुन्नी के मदरसे में जाकर अपने आप रखता है। तो ये सब कुछ खुदा के नाम पर, सच्चाई के लिए जिहाद। इस नफरत की आग और खून के खेल में आंसू भी बहते हैं। ममता के आंसू, अपनी औलाद के खोने के गम में मां के आंसू, एक मां को अपने बेटे को खो जाने के दुख के आंसू, एक ऐसी ही मां को ये खत मुझे आज देना है। तो तुम जानते हो साहब, कामा अस्पताल के बाहर जिन 3 अफसरों को तुमने गोली से भूना, उनमें से एक मेरे साथ 3 साल में उनके साथ देर रात काम करने के बाद हम जब लौटते थे तो अक्सर उनकी मां सुबह सुबह अपने हाथ से बने हुए कांदा पोहे हमें खिलाती थी। कांदा, प्याज को कांदा कहते हैं। आज वो मां भी रो रही हो, ठीक उसी तरह जैसे सरहद पार तुम्हारी मां रो रही हो, जिसे आज मुझे यह खत पहुंचाना है। और एक बात जानते हो तुम साहब, मेरे साहब और तुम में एक फर्क है। तुम जो अपने आप को सरफरोश कहते हो, जाबाज कहते हो, तुम जो अपने आप को पत्थर कहते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपनी मां की औलाद कहलाने से भी डरते हो। मौलाना,
धारदार रास्ता, कील और कांटों से भरी राहें, जरा सी जुम्बिश से बदन छल्ली छल्ली हो सकता है। सरफरोशों का यही रास्ता होता है, यही रास्ता होता है जावेद यावर। ये रास्ता भी कट जाएगा मौलाना, लेकिन हमारी आस्तीन में जो सांप छुपा है उसके डसने का डर है। यानी शाहाब के माँ बाप ने इकरार कर लिया है कि शाहाब उन्हीं का बेटा है, और हमारी रूलिंग पार्टी के सदर जनाब शाहबाज शरीफ ने भी हामी भर दी है कि शाहाब पाकिस्तानी बासिंदा है। और अब हिंदुस्तान के शक का परिंदा उड़कर सीधा हमारी शाख पर आ बैठा है मौलाना, और उस शक के परिंदे की चोंच में आपके नाम फरमान है, और अब मुमकिन है हुकूमत हिंद आपकी मान करे। नामुमकिन नहीं, यकीनन अब हिंदुस्तान की निगाहें आप पर उठी है मौलाना। अगर हिंदुस्तान की निगाहें हम पर उठी हैं तो उठने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बार उन्हें मैं नहीं, एक शराब नजर आएगा। शराब। शराब? हाँ, शराब, गलकों का नजर बंद शराब। जावेद जी, तुम जानते हो कि शराब किसे कहते हैं? जी नहीं मौलाना। कभी तुमने चिलचिलाती हुई धूप में इसी सड़क के किनारे खड़े होकर सड़क के उस पार का मंजर देखा है? ऐसा लगता है जैसे पानी रेंग रहा हो, समंदर मौजें मार रहा हो अपनी पूरी रवानी के साथ, लेकिन समंदर मौजें नहीं मारता, पानी नहीं रेंगता सड़क पर। ये तो सिर्फ नजर का धोखा है, धोखा, गर्म हवाओं की तपिश, इसे ही शराब कहते हैं। ये सनद रहे कि अब मैं हिंदुस्तान के लिए एक शराब की तरह नजर आऊंगा। हिंदुस्तान की हर नजर धोखा खाएगी। एक काम करो, तारिक अनवर साहब से राब्ता कायम करो और उनसे कहो कि हम उनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं, और ये मुलाकात बहुत खुफिया होगी और गैर सरकारी होगी और इसी कैंप में होगी। जी बेहतर। गुस्ताखी माफ मौलाना, ये तारिक अनवर से मुलाकात का मतलब समझ में नहीं है। मैं समझाता हूं। पाकिस्तान के लीडर और वजीर सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और इन सबको घेरा है एक मकड़ी के जाले ने, और उस जाले का नाम है ISI। ये तो सिर्फ जाल है, लेकिन इस जाल की मकड़ी कहां है जानते हो? इसकी मकड़ी जा बैठी है पाकिस्तान की मिलिट्री में। पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार दो अलग अलग ढांचे हैं, अलग अलग दिमाग हैं और अलग अलग ढंग से सोचते हैं। यहां पर होता वो नहीं है जो पाकिस्तान की सरकार सोचती है, यहां पर वही होता है जो पाकिस्तान की मिलिट्री सोचती है, उसके अफसरान सोचते हैं। कल हिंदुस्तानी सरकार मुझे मांगेगी, मांगेगी, मांगने तो क्या फर्क पड़ता है, और पाकिस्तानी सरकार मेरे पीछे उछल उछल कर आएगी, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। एड़ियां उचकाने दो, एड़ियां उचकाने दो, उचकाते उचकाते थक जाएंगे, लेकिन आसमान को कोई छू नहीं पाएगा। आशिक होयो रब दा तेन होई मलामत लाख, तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। मौलाना, आपके फरमान की लफ्ज ब लफ्ज अमल आवरी की जा रही है। हिंदुस्तानी काफिरों और यहूदियों पर अपनी बर्बरियत की इंतहा उरूज पर पहुंचा दी है हमने। और मौलाना, लाशों का बाजार गर्म है। यहूदियों की लाशें हम जिहादियों के पैरों तले रौंद दी गई हैं। आपके हुक्म के मुताबिक इस नरीमन हाउस में रहने वाले 15 यहूदियों को हमने कुत्ते की मौत मार दिया है।
फिर औरतों की शर्मगाहों में मशीन गनों का बारूद पिघला दिया है। मुबारका नरीमन हाउस में 50 घंटे तक अपनी जान का मुजाहरा करने वालों, तुम्हें बहुत बहुत मुबारका। काफिर बच्चों के सीनों को छलनी कर दिया गया है। इस्लाम के दुश्मनों के कलेजे दहला दो तो तुम्हें खुदा जन्नत देगा। काफिरों की सरजमी पर खून की नदियां बहा दो, जन्नत में तुम्हें दूध की नदियां मिलेंगी। इस सरजमी पर तुम यह मत देखो कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख ईसाई है, सबको गोलियों से भून डालो। यही इस्लाम का धर्म है, यही इस्लाम का पैगाम है। आमीन सुम्मा आमीन। मौलाना इंशाअल्लाह इस नरीमन हाउस में रहने वाले तमाम यहूदियों का सफाया कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर निम्बालकर, यह क्या हो रहा है इंस्पेक्टर निम्बालकर? सर मैं देख रहा हूं कि अंधेरा उजालों की भीख मांगने आया है और उजाले मुझे मेरी मंजिल का पता दे रहे हैं। पहले यह मत बुझाओ निम्बालकर, मैं उस जिंदा आतंकवादी शहाब के बारे में पूछ रहा हूं। सुना है उसके लिए तुम डाकिये की भूमिका निभा रहे थे? सर आप मेरी लाइन ऑफ एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या उस जिंदा आतंकवादी के बारे में? दोनों के बारे में। क्या कदम उठाया आपने? सर मैं कदम उठा चुका हूँ, प्लीज बैठिए। आपको याद है कल सुबह कुछ लोग शहाब की शनाख्त के लिए आए थे। उनमें से एक औरत ने शहाब के मुंह पर थूक दिया था और उसने उससे कुछ बातें भी की थी। उसके शब्दों का एहसास मैंने शहाब की आंखों में रेंगता हुआ देखा। इस शैतान की आत्मा से हम बहुत काम ले सकते हैं। You're talking about narco test? सर उससे भी कुछ ज्यादा नहीं मिला, सिर्फ ये कि उसके माँ बाप कौन है, उसके हैंडलर्स कौन है। ये भी तो पता चला कि वो पाकिस्तानी है। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? पाकिस्तान गवर्नमेंट तो झट कह देगी कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे और अपना पल्ला झाड़ लेगी। और साथ नार्को टेस्ट डेंजर भी है, अगर ओवरडोज हो जाए तो शाह मर सकता है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार हो। देखो इस केस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल सकते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल इंस्पेक्टर निम्बालकर। आई नो दैट सर, आई विल क्रैक दिस। हाउस पर कब्जा किए दोनों आतंकवादियों को कमांडोज ने मार गिराया और वहां पर बचे कई लोगों की जान भी बचा ली। पूरे 59 घंटों के एक महायुद्ध के बाद हमारे कमांडोज, पुलिस और मिलिट्री ने ताज, नरीमन हाउस और ओबेरॉय के तमाम आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो अब भी इस बात से साफ मुकर रहा है। लेकिन भारतीय सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं और अब जिंदा आतंकवादी शहाब के जरिए हिंदुस्तान शहाब के आकाओं की गर्दन दबोचने की पूरी तैयारी में जुटा है।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं क्या देख रहा हूँ जनाब तारिक अनवर साहब? सुकून की रेत पर परेशानियां रेंग रही हैं जनाब। इसका सबब? आप बोलते बहुत अच्छा है मौला, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि लफ्जों के बांध से वक्त के सैलाब को रोका नहीं जा सकता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जावेद यावर, भाई ये कौन आदमी है? मुझे लगता है कि मैं इस आदमी से पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। क्या ये वही शख्स है जो कभी हमारा दोस्त हुआ करता था? जी नहीं मौलाना, ये तो दोस्ती की खाल में मुझे कोई आर्मी ऑफिसर नजर आ रहा है। दोस्ती की गुंजाइश रखी कहाँ आप जानते हैं, आपकी इस हिमाकत से अमेरिका ने हमले की धमकी दे दी है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो मुंह का सांप, एक मुंह से पाकिस्तान को धमकी देता है और दूसरे मुंह से 10,000 करोड़ रुपए की पाकिस्तान को फौजी इमदाद भी देता है। आप मदारी बने रहिए और सियासत की डुगडुगी बजाते रहिए जनाब तारिक साहब। हिंदुस्तान फिर से मौलाना की मांग कर रहा है। इस मामले में आप क्या कदम उठाएंगे? जरा ये तो बताइए तारिक अनवर साहब। हमारे अफसरान ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि मौलाना को नजरबंद कर दिया जाए और उन पर कड़ा पहरा बिठा दिया जाए। तो शेर के दांत गिनने के लिए उसके जबड़े में हाथ डालिएगा। मजबूर हैं हम, बेबस हैं, क्योंकि अब यह मामला हमारी हदों से, हमारी पकड़ से बहुत दूर जा चुका है। दुनिया के नक्शे में अब यह मामला एक आग के दरिया की तरह है। अगर आप चाहें तो ये आग का दरिया सर्द भी हो सकता है। वो कैसे? रास्ता तो है मगर बड़ा पेचीदा है। कौन सा रास्ता? फकत जंग का। आप हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए, हमला कर दीजिए। हिंदुस्तान जिन लोगों की मांगे कर रहा है सब भूल जाएगा। जब हिंदुस्तानी लोग जंग में मसरूफ हो जाएंगे तो हमारा ख्याल उनके जहन से निकल जाएगा। आपकी इस बात को क्या समझूं मैं? आपकी जहानत या आपकी हिमाकत? मौलाना जंग को मजाक समझ रखा है आपने? नकवी जी मौलाना। भाई मैं इनकी इस गुस्ताखी को पाकिस्तान की मिलिट्री की बेचारगी समझूं या खौफ? नहीं मौलाना, ये अमरीकी दबाव के नीचे बोल रहे हैं। ओह, इसीलिए डगमगा रहे हैं। तारिक अनवर साहब, माना के मजाक चंद मजाक नहीं है, लेकिन मौलाना के मिजाज में मजाक कूट कूट के भरा है। एक मजाक 26 नवंबर को पानी के रास्ते से करवाया था मौलाना ने। अब इस बार हवाई रास्ते से मजाक करने का मिजाज बना रहे हैं। खुदा का वास्ता मौलाना, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। हमने अपना फैसला सुना दिया है। अब आप फैसला कीजिए, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने अफसरों से बात करूंगा। और सुनिए, हिंदुस्तान से मेरी तवज्जो हटाने के लिए आप जमीनी, आसमानी और पानी की फौजी मशकें तेज करवा दीजिए। और हाँ, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स पर यह सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए। अब जा सकते हैं।
अमीन साहब पर इंस्पेक्टर निम्बालकर ने शिकंजा कसा। उनकी लाइन ऑफ एक्शन के जाल में अब ये अकेला जिंदा आतंकवादी पूरी तरीके से फंस चुका है और ये बहुत जल्द हिंदुस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। इंस्पेक्टर निम्बालकर को पूरी तरह यकीन है कि वो बहुत जल्द अपने मिशन में कामयाब होंगे और साहब के आकाओं और उनके ठिकानों का पता बहुत जल्द भारत सरकार को सौंप देंगे। हो गई नमाज? दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो तुम रोजाना। 5 बार अपनी नमाज के दौरान अल्लाह से कहते हो कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अपने अल्लाह से धोखा करते हो, कहते हो सीधा रास्ता चला और खुद मशीन गन हाथ में लेकर गरीबों की जान लेते हो। हुजूर की हदीस कह रही है, जो अपने पड़ोसियों पर रहम नहीं करता खुदा भी उस पर रहम नहीं करता। खुदा कह रहा है, खसारे में रहोगे तुम लोग। हमें सताकर अपने आकाओं को खुश करते हो, मौला को भूल जाते हो। आज मैं ऑल इंडिया मौलाना काउंसिल वालों से मिला था। तुम्हारे साथियों को दफन करने की जिम्मेदारी उन्हें देनी थी। उर्दू पढ़ते हो? मना कर दिया उन्होंने। तुम्हारी मिल्लत के लोगों ने, तुम्हारे लोगों ने 2 गज जमीन देने से मना कर दिया। जानते हो क्यों? तुमने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना है? जिहाद तो उन्होंने किया था। अरब से चले थे, क्या हिंदुस्तान आए, इश्क की दावत लेकर पूरे हिंदुस्तान को अपना आशिक बना लिया। और एक तुम हो, अपने मुल्क से चले थे नफरत का पैगाम लेकर और बेगुनाहों के खून से लिख दिया इस्लाम के माथे पर जिहाद। यह ख्वाजा गरीब नवाज का जिहाद है, यह तो तुम्हारे आकाओं का गड़ा हुआ जिहाद है। कब तक ये झूठे जन्नत का वादा देकर लोगों की जिंदगी को जहन्नुम में तब्दील करते रहेंगे तुम्हारे आका? साहब, तुम चाहते तो तुम डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, तुम टीचर बन सकते थे। क्या बन गए हो तुम? हाँ? तुम मुसलमान नहीं, तुम तो दुश्मन इस्लाम हो। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद का ये नारा मैंने आपसे या किसी से डर कर नहीं लगाया है। ये मेरे रूह की आवाज है। मैंने उस हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की जय जयकार की है जिसने मुझे कुरान, इस्लाम और जिहाद का सच्चा मतलब बताया है। और साहब, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस साजिश का एक एक राज फाश करूंगा और आपको एक एक सच्चाई बयां करूंगा। उनके कैंप और खुफिया अड्डे कहां और कैसे चलते हैं, आपको सच सच बताऊंगा। 25 नवंबर की बात है। हम लोग 10 जन थे। समुद्र के रास्ते से हम मुंबई आए और सब 2-2 की टोली में बट गए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, कैसे भी करके 5000 लोगों का सफाया। आके वतन में
खुद को मिला के चले शान से वीर सिपाही, आंखों में तुम भर के आंसू कर दो इनकी आज विदाई। मिटा गए जो अपने वतन पर जिंदगी और जवानी, एक नया इतिहास रचा कर चल दिए ये बलिदानी, कभी भुला